हेलो, मैं हूं सोनल मंडल। जब से मैंने पीके मूवी देखी थी, मैं सोचता था कि पीके का प्लेनेट कैसा होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे, उनका भगवान का जो कॉन्सेप्ट है वो उस कॉन्सेप्ट पे आखिर पहुंचे कैसे होंगे, और पीके ने जितने भी सवाल किए उनके पीछे की साइकोलॉजी क्या है और उसके सभी सवालों के जवाब क्या हैं, और भी न जाने कितने सवाल। और इन सभी सवालों के जवाब के रूप में सामने आई ये कहानी पीके के प्लेनेट पर। यह कहानी थोड़ी लंबी होने वाली है, सो मैं इसे पार्ट्स बाय पार्ट्स अपलोड करूंगा। सो एंजॉय कीजिए इस सफर का। Well, it was in my childhood days. जब जग्गू और पीके एक दूसरे से बातें कर रहे थे और पीके का स्पेसशिप उनके पीछे लगा था, तब उनको पता भी नहीं चला था और कोई पीके के स्पेसशिप में घुस गया था। जब जग्गू से विदा लेके अपने दोनों हाथों में बक्सा और गर्दन में रेडियो तथा आंखों में आंसू लिए पीके स्पेसशिप में चढ़ता है और अपने स्पेसशिप के कंट्रोल रूम तक पहुंचता है, तब तक शिप उड़ चुकी थी। उसके स्पेसशिप में पहुंचते ही उसके शिप का कंट्रोल सिस्टम उसको शिप में फॉरेन ऑब्जेक्ट होने के बारे में अलर्ट करता है, यानी शिप पर कोई है ऐसा उसका शिप उसे बता रहा था। पीके उसे इग्नोर करता है। उसको लगता है कि शिप उसके द्वारा लाए गए 2 बॉक्स जिसमें बैटरी थे और उनके रेडियो को फॉरेन ऑब्जेक्ट समझ रहा होगा। पीके अपने शिप के उस कंपार्टमेंट में जाता है जिसे दूसरे ग्रहों की चीजों को रखने के लिए बनाया गया था। उस रूम में एक बड़ी सी मशीन रखी थी जो दिखने में मेज सी थी, पर वो चारों ओर से शीशे से ढकी थी। उसके अंदर और भी कई तरह की मशीनें लगी थी जो दूसरे ग्रहों के ऑब्जेक्ट को स्कैन करती थी कि वो सेफ हैं या नहीं। पीके पहले रेडियो में से बैटरी निकाल करके उस मेजनुमा मशीन में डालता है। वो मशीन उस रेडियो को स्कैन करती है और फिर कुछ देर बाद रेडियो पर तेज धार में धुआं छोड़ती है जो उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए था। और फिर एक रोबोटिक हाथ जो कि उसी मशीन का हिस्सा थी उस रेडियो को उठाकर सामने वाले शेल्फ में रख देता है और शेल्फ बंद हो जाता है। फिर पीके अपना बैटरी से भरा एक बक्सा उस मशीन में डालता है। वो मशीन उस बक्सा को स्कैन करता है और कुछ देर बाद उस मशीन में रेड लाइट के साथ तेज अलार्म बजने लगता है। मशीन बैटरी के लिथियम कंपोनेंट को डेंजरस मान रही थी, सो उस मशीन में लगे रोबोटिक हैंड ने बैटरी से भरे उस बक्से पर लेजर की गर्म किरण छोड़ी जो लोहे तक को गलाने की क्षमता रखती थी। बक्सा पहले लेजर की गर्मी से लाल होता है, फिर वो मेल्ट होने लगता है और फिर उसमें रखी बैटरियां भी थोड़े से आग के साथ मेल्ट हो जाती हैं। पीके ये सब देख के उदास था, पर वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि ये सारी प्रोसेस ऑटोमेटिक थी। हाँ, पर वो एक चीज कर सकता था जो उसने किया भी। उसने अपना दूसरा बक्सा उस मशीन में नहीं डाला क्योंकि उसे पता था कि उसमें रखी बैटरियां उसके लिए कितनी जरूरी हैं। उनके बिना उसका रेडियो नहीं चलेगा और रेडियो के बिना वो कभी भी जग्गू की आवाज नहीं सुन पाएगा, वो आवाज जो उसके लिए शांति से भी ज्यादा जरूरी थी। वो फिर से कंट्रोल रूम में जाता है। उसे पता था उसका शिप अभी भी उसे फॉरेन ऑब्जेक्ट की अलर्ट दे रहा होगा और उसको बंद किए बिना कंट्रोल रूम में शांति नहीं होगी। वे कंट्रोल रूम में पहुंचकर अपने मॉनिटर पे ध्यान से देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसका सिस्टम उसे एक इंसान के स्पेस शिप में होने की अलर्ट दे रहा है। वो घबरा जाता है क्योंकि उसके अनुसार तो स्पेस शिप में वो अकेला था और जल्दी से उस इंसान की लोकेशन स्पेस शिप में ट्रेस करता है। वो इंसान अभी भी शिप के मेन गेट के पास था। पीके अपना बक्सा वहीं रख के तेजी से मेन गेट की तरफ दौड़ता है। वो मेन गेट के पास पहुंचता है। उस आदमी ने धोती और कुर्ता पहन रखा था, सर पे उसके पगड़ी थी, हाथ में एक लाठी था। पीके जैसे जैसे उसके पास पहुंच रहा था उसे लग रहा था उसने इस आदमी को कहीं न कहीं देखा है। वो आदमी जोर जोर से अपनी लाठी मेन गेट पे मार रहा था, मानो लाठी से ही मेन गेट को तोड़ देगा। पीके उस आदमी को बोलता है, तुम कैसे चढ़ गई यहाँ? वो व्यक्ति हड़बड़ाहट में पीके की ओर मुड़ता है, जिसका चेहरा देख पीके हैरान हो जाता है क्योंकि ये वही चोर था जिसने उसकी रिमोट चुराई थी। तू ससुरा हिया का कर रहा है बे? तुमको कुछ पता है तुम्हारे कारण कितना प्रॉब्लम हुआ हमको? पीके थोड़ा गुस्सा में बोलता है। गलती हो गई भाया, तुम ही दरवाजा खोलो तो मैं तन्ने उसके पास ले जाऊंगा जिसके पास थारा गहना है। वो आदमी घबराए हुए शब्दों में बोला। पीके रिमोट दिखाते हुए बोला,
वो तो हमका मिल गई है और तुमका पता है तुम जिसमें चढ़े हो वो का है। मन्ने का पता भाया। मन्ने तारे को जब फिर से भड़वा गांव में देखा तो सोचा कुछ मोटा माल मिल जाएगा, सो थारे पीछे हो लियो। और जब तू इस लड़की से बात कर रहे मैं चुपके से इस हवाई जहाज में चढ़ गया। पर यहाँ तो कुछ नहीं है भाया, मारे से गलती हो गई, उतार दे मन्ने, मैं थारे पैर पड़ता हूँ। अरे भाया हम बहुत दूर आ चुके हैं, तोहरा के छोड़ना मुमकिन नहीं है, काहे कि इमा तेल भी खत्म होई वाला है। अगर हम तोका वापस ले जाई तो अपना गोला तक ना पहुंच पाई, पीके ने उसे बताया। वो आदमी बोला, अरे भाया कट्ठे तक आया होगा, दिल्ली तक ना, मने उतार दे, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। पीके थोड़ा हंसता और कहता है, तुमका हम कैसे बताएं, हम बहुत दूर निकल चुका हूँ। वो आदमी गुस्साते हुए बोला, अभी तो आधे घंटे पहले लगभग उड़ी होगी ये हवाई जहाज, हम कितना दूर आए होंगे। तू मन्ने उतार दे भाया, मारे से गलती हो गई। पीके समझ गया था इसे समझा पाना मुश्किल है। वो अपने शिप की बड़ी सी इमरजेंसी विंडो को खोलता है जिस पे स्ट्रॉन्ग ग्लास जैसे मटेरियल लगा था जो वायुमंडल के दबाव को आराम से सह सकता था। यानी कि ग्लास होने के बावजूद भी यह स्पेस में टूटता नहीं। पीके उस आदमी को खिड़की से देखने के लिए बोलता है। वो आदमी जब खिड़की से बाहर देखता है तो पाता है कि उनका जहाज एक बहुत बड़े गोल पिंड के पास से गुजर रहा था। तब पीके उसका चेहरा देखते हुए बोला, ये बृहस्पति गोला माने प्लानेट है। अब सोचो हम कितना दूर आ चुका हूँ। वो आदमी कंफ्यूज था और परेशान भी। पीके उसको परेशान देख के बोलता है, अरे घबराओ नहीं, हम तुमको अपने गोला पे पहुंचने के बाद दूसरा लोगन के साथ यहाँ फिर से ही गोला पे भिजवा देंगे। तब तक हमरे गोला पे रहना हमारा मेहमान बन के। उस आदमी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर फिर से घर लौट के आने के बाद सुनकर उसे थोड़ा आराम मिला। पीके उसे अपने साथ ले जाता है। कंट्रोल रूम में पहुंचकर वो सिस्टम से आ रही अलार्म को बंद करता है और उसके बाद उस आदमी को आराम करने के लिए एक रूम तक ले जाता है। देखो भैया, ये रूम तोहर अंदर जाई के बाद हो जाई बंद और खुली ना, खोलब एक के हम खाली, काहे कि हम नहीं की चाहत कि तू हमार सिस्टम में कुछ गड़बड़ी करा। जा आराम कर ला। पीके उस रूम का दरवाजा बंद करने से पहले उस आदमी का नाम पूछता है। आत्मा चौधरी। वो आदमी अपना नाम बताते हुए बोलता है और दरवाजा बंद हो जाता है। पीके अपने रेस्ट रूम की तरफ बढ़ता है। उसे भी एक अच्छी नींद की जरूरत थी। वो सोच रहा था कि थोड़ा आराम करने के बाद वो अपने होम प्लेनेट के कमांड सेंटर से बात करेगा। वो अपने रूम में पहुंचकर आराम करने के लिए अपने कपड़े खोलने लगता है, पर उसे झिझक होती है और वो कपड़ा पहने हुए ही सो जाता है। कुछ देर बाद जब वो उठता है तो चौधरी को जगाने के लिए वो उसके रूम तक बढ़ता है। रूम को खोलने पे पाता है कि चौधरी अभी भी सो रहा है। वो कंट्रोल रूम में अकेले ही जाता है। कंट्रोल रूम के बीच में लगी कुर्सी पे बैठता है जिसके ऊपर एक हेलमेट लटक रही थी जिससे बहुत सी तारें निकलकर कंट्रोल सिस्टम से जुड़ी हुई थी। हेलमेट पहनने के बाद वो अपने होम प्लेनेट के कमांड सेंटर से कनेक्शन मिलाता है। वो उनसे टेलीपैथी की मदद से बातें कर रहा था, यानी दिमाग की शक्ति से बिना होठ हिलाए बात कर रहा था। ये हेलमेट दूरी अधिक होने के कारण इसमें उसका हेल्प कर रही थी और शिप को चलाने में भी हेलमेट मदद करती है। हालांकि ये शिप ऑटोमेटिक थी, पर कुछ समय ऐसे होते थे जब उसे मैनुअली चलाना पड़ता था। वो उनको आत्मा चौधरी के बारे में भी बताता है, पर कभी कभी वो टेलीपैथी के बजाय सच में भी बोल देता था। धरती पे लगी आदत इतनी जल्दी छूटने वाली नहीं थी। शिप के सारे कंट्रोल चेक करने के बाद वो फिर से चौधरी के रूम में जाता है। इस बार चौधरी उठा हुआ था, कुछ उदास दिख रहा था। पीके उसके पास पहुंचकर उससे पूछता है, घर वालों की याद आवत है का? नहीं। चौधरी बेड पर से उठते हुए बोलता है। तुम तो ये बताओ हम कब पहुंचेंगे तुम्हारे गोला पर? चौधरी पीके से पूछता है, अभी 36 घंटे में हाइपर लूप तक पहुंच जाई, वहां से फिर 5 मिनट में अपना गोला पे। पीके चौधरी को बताता है। दोनों कंट्रोल रूम तक बढ़ते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। हाइपर लूप का है भाया, कोई स्टेशन है का? वहां से हमारे घर तक का हवाई जहाज मिलेगा तो चढ़ा देना उसी पे। चौधरी बोलता है, अरे वो कोई स्टेशन नहीं है बुड़बक, वो तक कैसे समझाएं? देखो अभी हम तुमका बताए ना कि 36 घंटा में हम हाइपर लूप पहुंचेंगे और वहां से 5 मिनट में हमारा गोला पे। अगर हम हाइपर लूप पे ना जाएं और डायरेक्ट अपने गोला पे जाएं तो हमका लगी है 36 बरस या ओकरो से अधिक। हमारा मतबल है हाइपर लूप शॉर्टकट है बबुआ। पीके ने चौधरी को समझाया। दोनों में और भी बहुत सी बातें हुई। 35 घंटे बाद उनका शिप लगभग हाइपर लूप तक पहुंच गया था। पीके चौधरी से बोलता है,
तैयार हो जाओ, हमनी के 1 घंटा में हाइपरलूप तक पहुंच जाए। वैसे तू बतैला ना तहरे घरवा में के बा। चौधरी उदास होके बोलता है, कोई ना। बीवी बच्चा कोई तो हुई? पीके पूछता है। चोरी के चक्कर में कभी शादी किए नहीं या मारे से कोई किया नहीं। आत्मा थोड़े हंसते हुए बोलता है। पीके थोड़ा उदास होकर पूछता है, तो फिर काहे जाना चाहते हो घर? चलो रहना हमरे संग। अरे नहीं नहीं, का पता वहाँ सब तुमरे जैसा नंगा घूमता हो। थोड़ी सी हंसी के बाद चौधरी उदास होकर बोलना जारी रखता है। वैसे भी मारा एक कुत्ता है जिसको दाना पानी देना मारा ही काम है। मारे अलावा उसका कोई नहीं, तो उसके लिए तो जाना ही पड़ेगा ना। पीके ये सुन के झेप गया, जिसको देख चौधरी बोला, ई का सच में सब नंगे रहते हैं का थारे गोला पे? पीके हाँ में सिर हिलाता है। तब तक वो हाइपरलूप पहुंच जाते हैं। हाइपरलूप एक बहुत बड़ा गोला रिंग जैसा रचना है जो एक तरह से वर्म होल के जैसे काम करती है, यानी 2 जगहों के बीच की दूरी को कम करने का काम करती है। पीके अपने हेलमेट को पहनकर कमांड सेंटर से कनेक्शन मिलाने की कोशिश कर रहा था, पर कुछ देर के बाद वो हेलमेट उतार देता है और थोड़ा परेशान दिखता है। उसे परेशान देख चौधरी पूछता है, का हुआ भाया? कमांड सेंटर से कनेक्शन नहीं मिला था। रूटवा हमारे गोले तक का वही न फिट करिए इस सिप माँ। बिना रूटवा के हमने के कैसे जाएगी? पीके चौधरी को बताता है। चौधरी बोलता है, अरे थारे को तो पता ही होगा अपने गोले का रास्ता ना। रास्ता नहीं पता होगा, पोजीशन पता है खाली। कोई सब्जी बाजार है का जो रास्ता पता होगा? पीके थोड़ा खींचते हुए बोला। तो अब का होगा भाया? चौधरी उस स्थिति की गंभीरता समझते हुए बोला, अब एक ही चारा है, बिना रूट के ही ट्रेवल करे के पड़ी। पीके हताशा के साथ बोलता है। तो का हुआ भाया, कर लेंगे, जगह का तो पता ही है ना, पूछते पूछते चल जाएंगे। चौधरी बोला। पीके थोड़ा गुस्से में बोला, अच्छा देखो, तुमको पता है तुम्हारा घर कहाँ है, पर अगर तुमरे आंख पर हम पट्टी बांध दें तो तुम अपना घरवा चल जाओगे? बोलो, चल जाओगे? अरे बोलो। नहीं, चौधरी बोला। हाँ, काहे? काहे की अखिया तुम्हारा रूट बताती है। उसी तरह हमारा गोला का कमांड सेंटर ई हाइपरलूप माँ हमारा शिप का आंख है। उसके बिना हम भटक सकते हैं, कहीं दूसरा गोला पे जा सकते हैं, किसी भी चीज से टकरा सकते हैं, अरे भैया मर भी सकते हैं। पीके थोड़ा उदास और गुस्से वाले शब्दों में बोला। आत्मा चौधरी थोड़ा परेशान दिखता है और फिर हंसते हुए बोलता है, अरे तुमको जो करना है करो, पर हम बता देते हैं, अगर बच गए तो तुमरे गोला पर हम नंगे नहीं होंगे। सब होते हैं तो हो, हम नहीं होंगे। और दोनों हंस पड़ते हैं। फिर पीके हंसते हंसते रोने लगता है। तब आत्मा उसके पीठ को सहलाते हुए पूछता है, जब ये इतना खतरनाक है तो कोई और रास्ता नहीं है का भाया? पीके रोते हुए बोलता है, ना भाया, इस सिपवा का तेल वैसे ही खत्म होने वाला है, हमारे पास कोई चारा नहीं है। एक बार और कॉल लगा के देखो अपने गोला पे, शायद बात बन जाए। अपने आप को संभालते हुए पीके फिर से हेलमेट पहनने लगता है। तो चौधरी उससे पूछता है, थारे घर में कौन है जो तू इतना जल्दी में है घर जाने को? हमारी माई और बाबूजी, दोनों हमको बहुत चाहते हैं। माई तो हमको यहाँ आने भी नहीं दे रही थी, वो तो बाबूजी के जिद पे हम आए हैं। आते समय बाबूजी ने हमरे से लौट के आने का वादा लिया था, अब लगता है वो वादा पूरा नहीं कर पाऊंगा। पीके हेलमेट पहनते पहनते चौधरी को जवाब देता है। कुछ देर के कोशिश के बाद कनेक्शन फिर नहीं मिलता। वो चौधरी की तरफ देखता है। चौधरी समझ जाता है बात नहीं बनी है। अब उनके पास वही एक आखिरी उपाय था। पीके अपने प्लैनेट के पोजीशन को अपने शिप में फिट करके बिना तय रूट के ही उस विशाल हाइपरलूप में घुसने लगता है। हाइपरलूप में घुसते ही पूरा शिप तेजी से हिलने लगता है, मानो भूकंप आ गया हो। चारों तरफ अजीब आवाजें आने लगती हैं। चौधरी डर के मारे हनुमान जी का जाप करने लगा। पीके को भी पता नहीं चला, पर वो भी हनुमान जी का जाप कर रहा था कि तभी पार्ट 1 पहले ही बहुत लंबा हो चुका है, तो आगे की कहानी हम पार्ट 2 में जारी रखेंगे और बाकी सवालों के जवाब हम पार्ट 2 में खोजेंगे कि पीके अपने प्लैनेट पे पहुंच पाता है कि नहीं पहुंच पाता, और आत्मा चौधरी फिर से पृथ्वी पे पहुंच पाता है कि नहीं पहुंच पाता। और भी बहुत सारे सवाल, जैसे कि पीके के स्पेसशिप में तेल कम क्यों था, और जब पीके अपने प्लैनेट पे पहुंचेगा तो
वहाँ क्या होगा, क्या वो सही सलामत पहुँच पाएगा। तो ये सारे जवाब हमें पार्ट 2 में मिलेंगे। तो स्टे ट्यून फॉर पार्ट 2 एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।